हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों के। देखिए, आज मैं आपसे यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू पर चर्चा करूंगा। और ये वो एमसीक्यू हैं, संख्या में 30 हैं, 30 हैं, किंतु इनमें से 12th स्टैंडर्ड में से सभी एमसीक्यू इन्हीं 30 में से पूछे जाते हैं। इवन नीट एग्ज़ाम में भी यदि कोई एमसीक्यू इन चैप्टर में से या यूनिट में से पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर से इन्हीं में आने के चांस होते हैं। तो 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका क्या मतलब हुआ। पुष्पीय पादपों में निम्न में से कौन सी पश्च निषेचन घटना है। तो ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी पश्च निषेचन घटना यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना कौन सी है। तो आप देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन यानी कि पॉलिन ग्रेन का स्थानांतरण बाद में होता है तो निषेचन होगा ही कहाँ से। तो यानी कि ये पहला वाला आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास, निश्चित तौर पर भ्रूण का विकास फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। और देखते हैं शायद कोई और आंसर भी दिया हो, यही आंसर वैसे बेसिकली होगा भ्रूण का विकास। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर ये भी बिल्कुल गलत है। पराग कणों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन बिल्कुल ये भी गलत है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका जो है आंसर सेकेंड नंबर का है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या घटना होती है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखें। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड यानी बहजात रूप से बनने वाली अलैंगिक बीजाणु हैं। एक्सोजीनस प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड। तो एसेक्सुअल रूप से कौन से होते हैं, जू स्पोर, ये भी गलत है। स्पोर्स यानी बीजाणु, ये आंसर बिल्कुल आपका सेकंड नंबर का सही है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग सेल इज कॉल्ड। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के समीकरण से बनी संरचना कहलाती है। तो स्वाभाविक है कि जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूजन होते हैं। तो मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है, जैसे आप और हम लोग ह्यूमन में बात करते हैं, और फीमेल गैमेट्स को एग सेल कहा जाता है। तो इनको फ्यूजन कराया जाता है तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है वो है जायगोट होती है। तो देखिए, कोई ना कोई आंसर इसमें जायगोट दिया होगा, तो फोर्थ नंबर का आंसर दिया हुआ है। देखिए, जायगोट या युग्मनज। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन अनिषेक जनन पाया जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जब किसी जीवों का निर्माण होता है एग से, तब उसको कहा जाता है अनिषेक जनन। तो पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन। तो एक एक देखिए, हनी बीज, मधुमक्खी मुख्य रूप से बताया गया है। टर्की पक्षी इसमें भी पाया जाता है। बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि हनी बीज और टर्की दोनों में ही मुख्य रूप से पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस पाई जाती है। तो ये फोर्थ का थर्ड नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। द मल्टीपल फ्यूजन इज ए कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि क्या कहा गया, प्रजनन की एक सामान्य विधि होती है बहुविभाजन, बहुविखंडन मुख्य रूप से आपकी जनन की सामान्य विधि है। तो ये आप देखिए, इन स्पायरोगायरा, तो स्पायरोगायरा में नहीं पाई जाती है। ईस्ट में भी नहीं पाई जाती है। इन पैरामीशियम में आपको ध्यान होगा तो बाइनरी फ्यूजन में बता के आया था। और इन प्लाज्मोडियम बिल्कुल सही आंसर है। प्लाज्मोडियम मुख्य रूप से मेथड है, प्लाज्मोडियम में ही मुख्य रूप से मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है। तो यानी कि फिफ्थ का
4th नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखें। देयर आर 28 pollen mother cells in a pollen sac, then how many pollen tetrad would be formed from these? एक पराग कोश में 28 पराग मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उनसे बनने वाले पराग कोशों की संख्या मुख्य रूप से होती है। तो स्वाभाविक है कि जितने पॉलिन के 28 पॉलिन मदर सेल्स हैं तो निश्चित तौर पर 28 ही बनेंगे। तो इसका मतलब है 6 का जो आंसर है वह 28 है। द एक्जाइन ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज मेड ऑफ। 7 नंबर का क्वेश्चन देखें। द एक्जाइन ऑफ द पॉलिन ग्रेन इज मेड ऑफ। तो पॉलिन ग्रेन के बाहर जो लेयर पाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा पॉलिन ग्रेन के चारों ओर मुख्य रूप से एक लेयर होती है, उस लेयर को एक्जाइन कहा जाता है। और पूछा गया ये है कि एक्जाइन लेयर ये बनी काय की होती है। तो स्वाभाविक है कि ये जो एक ये लेयर होती है, इसके चारों ओर ये जो लेयर पाई जाती है, ये जो लेयर होती है ये एक्जाइन कहलाती है, और ये लेयर होती है ये इंटाइन कहलाती है। तो एक्जाइन जो लेयर होती है वह मुख्य रूप से स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। तो इसका मतलब इसमें आपके कोई ना कोई 7 नंबर में स्पोरोपोलेनिन दिया होगा। तो आप देखें कि इसमें 3rd नंबर का जो है वह आंसर दिया हुआ है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन 3रे नंबर का स्पोरोपोलेनिन। पेरिस्पर्म एज परिभ्रूणपोष है। पेरिस्पर्म एज परिभ्रूणपोष है। तो परिभ्रूणपोष जो होता है वह एक रेजिडुअल पार्ट होता है न्यूसेलस का। न्यूसेलस का रेजिडुअल पार्ट होता है। तो इसमें देखें आउटर पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म बिल्कुल रॉन्ग है। डीजेनरेट पार्ट ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस ये भी रॉन्ग है। फिर आता है डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ सिनर्जिट्स यानी कि सहायक कोशिकाओं का विघटित होना, ये भी गलत है। तो 4th नंबर पर इसका आंसर दिया हुआ है। तो रेजिडुअल पार्ट ऑफ न्यूसेलस बीजांडकाय का अवशिष्ट भाग मुख्य रूप से पेरिस्पर्म कहलाता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखें। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड, यानी कि सीधे सीधे अध्यावरणों से घिरा हुआ कोशिकाओं का जो पुंज होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सीधे सीधे जो बाहरी और भीतरी जो लेयर होती है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, तो इनर और आउटर इंटेगुमेंट जो पाए जाते हैं वह न्यूसेलस में पाए जाते हैं। तो सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है कि न्यूसेलस, यानी कि 9th नंबर का 2nd नंबर का देखिए 2nd नंबर पर न्यूसेलस या बीजांडकाय लिखा हुआ है। 10वें नंबर पर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल, सेब में फल का खाद्य भाग है। मतलब जो सेब होता है, एप्पल होता है, उसमें कौन सा भाग खाया जाता है? तो सीधे सीधे मुख्य रूप से दिया हुआ फ्लैसी थैलेमस मासल पुष्पासन। तो स्वाभाविक है कि ये पहला ही आंसर सही है इसका, कि यही भाग जो है सेब का मुख्य रूप से खाया जाता है। फ्लैसी इनफ्लोरेसेंस ये रॉन्ग है। मासल पुष्पक्रम ये बिल्कुल गलत है। फ्लैसी पेरिकार्प यानी मासल फल भित्ति ये भी गलत है। मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो पहला जो है 10 नंबर का फ्लैसी थैलेमस मासल पुष्पासन वाला पार्ट मुख्य रूप से खाया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। द पार्ट ऑफ द सीड डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज। द पार्ट ऑफ द सीड डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज। त्रिसंलयन के फलस्वरूप विकसित होने वाले बीज का भाग मुख्य रूप से क्या कहलाता है? तो सीधे सीधे देखिए एंडोस्पर्म भ्रूणपोष कहलाता है। एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहलाता है। कॉटिलिडन तो बीज के बीज पत्र भाग होते हैं। जैसे चना को ले लो, चना को 2 भागों में तोड़ देते तो वो जो प्रत्येक भाग होता है वह कॉटिलिडन या बीज पत्र होता है। उसके बीच में पाया जाता एम्ब्रियो होता है, और ओव्यूल या बीजांड का जो भाग होता है, मुख्य भाग, वह न्यूसेलस कहलाता है। एंडोस्पर्म ही वह संरचना है जो मुख्य रूप से फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट, सेकेंडरी मेल गैमेट जब फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर जो बनती है
उसी स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि 11 नंबर के क्वेश्चंस में 3rd नंबर का जो आंसर है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बिल्कुल सही है। विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है? तो देखिए ओवम तो अगुणित होती है या हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पर्म भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट जो है यह डिप्लॉयड होती है, सभी ऑल ऑफ दीज बिल्कुल रॉन्ग है। तो यानी कि 3rd नंबर का जो जाइगोट युग्मनज निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है वही आंसर इसका होगा। फिर आप देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, नाम से ही स्पष्ट है हर्माफ्रोडाइट, मैंने हिंट के लिए लिख भी दिया है। बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, यानी उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? यानी कि दोनों लिंग मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो किस में मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं? मुर्गी, सांप, दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल गलत। मुर्गा मुर्गी तो ये सुने होंगे, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑटोमेटिकली वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि मुर्गा सभी ने देखा, मुर्गी सभी ने देखी है, और सांप भी देखे हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें अर्थवॉर्म जो है, केंचुआ जो है, वह मुख्य रूप से हर्माफ्रोडाइट के अंतर्गत आता है। वो सेक्शन ऑर्गन आर प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वह अर्थवॉर्म बिल्कुल राइट है। अब देखें 40 नंबर का, तो 40 नंबर में नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स भाग लेते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, लेकिन चूंकि इसमें फ्यूजन के कोई चांस ही नहीं होते, तो 2 गैमेट्स जो प्राप्त होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मेल और फीमेल अलग अलग से प्राप्त होते हैं या एक ही में होंगे, लेकिन बोथ सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है लैंगिक जनन में सिर्फ एक पेरेंट्स ही भाग लेता है। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वह सिर्फ एक है, नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर एज, पुष्प में नर जनन अंग होता है, पुष्प में नर जनन अंग होता है। तो पुष्प में सबसे पहली बात तो ये कि पुष्प के डायग्राम को आप अपने माइंड में लेकर आइए। पुष्प का जो बाहरी भाग होता है कैलिक्स, देन करोला, देन एंडोसियम, देन गाइनोसियम, यानी कि बीच में बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट में मुख्य रूप से गाइनोसियम होता है, उसके बाहर एंडोसियम होता है। जो गाइनोसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको स्त्री केसर या स्टिल कार्पल्स कहा जाता है क्या, और जबकि एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसको मुख्य रूप से क्या, स्टेमन के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछ रहे हैं तो स्टेमन पहला ही आंसर बिल्कुल राइट है। आप देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, विच द पार्ट ऑफ ओवरी डेवलप इनटू पेरिकार्प, फल भित्ति का निर्माण अंडाशय के किस भाग से होता है? देखिए जो फ्रूट्स होता है उस फ्रूट्स के चारों ओर जो लेयर पाई जाती हैं, तो एपिकार्प होती है सबसे आउटर, कुछ फ्रूट्स में ये खाने वाली होती है और कुछ में यह छिलके का कार्य करती है। मीजोकार्प गूदे वाला भाग होता है और एंडोकार्प बिल्कुल बीज से सटा हुआ भाग होता है। फॉर एग्जांपल आप मैंगो में देख सकते हैं, मैंगो का जो छिलका होता है यह एपिकार्प होता है, और जो गूदे वाला जो भाग होता है जिसको खाया जाता है वह भाग मीजोकार्प होता है, और मैंगो की जो सीड होता है, सीड से बिल्कुल सटा हुआ कठोर भाग जो होता है वह मुख्य रूप से आपका क्या होता है, एंडोकार्प होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच द पार्ट ऑफ ओवरी डेवलप इनटू मीजोकार्प। तो देखिए ओवरी वाल, यही पहला आंसर बिल्कुल सही है। ओवरी वाल अंडाशय भित्ति, ओव्यूल, ओवरी, इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल तो बिल्कुल गलत है, ओवरी भी गलत है, और इंटेगुमेंट जो लेयर है वह मुख्य रूप से ओव्यूल के ऊपर पाई जाती हैं। तो आंसर जो इसका होगा
वह ओवरी वाल यानी अंडाशय भित्ति। 70 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। इन विच मैंचुरेशन साइकिल इज फाउंड, निम्न में से किस में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। मैंचुरेशन साइकिल यानी MC पीरियड जो फीमेल में पर मंथ 28 डेज की साइकिल एक होती है, 26 टू 28 डेज। तो ये जो साइकिल है वह मुख्य रूप से किस में पाई जाती है। तो देखें, काऊ, सीप, मंकी, रैट। तो स्वाभाविक है कि मंकी या बंदर में मुख्य रूप से ये साइकिल पाई जाती है। काऊ में जो होती है वह ईस्टर साइकिल होती है, जबकि मंकी में जो होती है वह मुख्य रूप से कौन सी MC साइकिल यानी मैंचुरेशन साइकिल होती है। अब देखते हैं 80 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मुख्य रूप से आंसर पता होना चाहिए कि मेल की जो एसेसरी ग्लैंड है वो कौन कौन सी है। मेल की एसेसरी ग्लैंड है वह कौन कौन सी है। तो सेमिनल वेसिकल, तो ये मेल का भाग होता है। प्रोस्टेट, ये भी मेल का भाग होता है। कौन सा मेल का भाग होता है। और एम्पुला वाला जो भाग है, एम्पुला वाला जो भाग है मुख्य रूप से यह कौन सा भाग होता है। फीमेल का पार्ट है। फीमेल का पार्ट होता है ओविडक्ट पार्ट। फीमेल का कौन सा पार्ट होता है, ओविडक्ट पार्ट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड, ग्लैंड पूछा गया है। सबसे पहली बात तो कोई ऑर्गन नहीं पूछा गया है। कि ऑर्गन पूछा जाता तो एम्पुला वाला पार्ट होता। चूंकि इसमें ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड होती है वह एसेसरी ग्लैंड मेल की नहीं होती है। इसमें जो ग्लैंड्स होती है वह प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। और काउपर्स जो ग्लैंड होती है वह मेल में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो 18 का जो आंसर होगा वो 4th नंबर का बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। अब आता था एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म कंटेन, शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है। तो शुक्राणु के एक्रोसोम में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, कौन सा भाग होता है। DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम और फ्रक्टोज। DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम और फ्रक्टोज। शुक्राणुओं के एक्रोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम एग को पेनिट्रेट करने का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। जैसे ही स्पर्म एग के पास पहुंचता है तो एग से टकराता है, तो वैसे ही मुख्य रूप से एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और यह एंजाइम मुख्य रूप से उस एग को पेनिट्रेट करने का कार्य करता है। अगला देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन। द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ, ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए, जैसे ही 20 से 28 वाले दिन आते हैं तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत घट जाती है, बहुत कम हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस वजह से मुख्य रूप से MC साइकिल चालू होती है। तो आंसर आपका हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से ही फीमेल में मुख्य रूप से MC साइकिल होती है। या ये कहा जाए MC साइकिल नहीं, सॉरी, MC साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 1 से 5 डेज तक, तो वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही होता है, अर्थात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, निम्न में से किस में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, देखिए आइडिया लगाइए। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में तो ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है। oogonia भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। जायगोट भी डिप्लॉयड कंडीशन होती है। सेकेंडरी oocytes, बिल्कुल आंसर सही आपका लास्ट में कोने में रखा हुआ है। सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीयक जो oocyte होता है। प्राइमरी oocyte में जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है।
तो जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocyte बनता है और उस सेकेंडरी oocyte में जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है 23 पेयर नहीं लिखा है, 23 गुणसूत्र सेकेंडरी oocyte में पाए जाते हैं। तो 21 का जो आंसर होगा वह 4th नंबर का आंसर होगा। सिग्नल फॉर पास्चुरेशन चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट ड्यू टू प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। प्रसव के लिए मुख्य रूप से संकेत उत्पन्न होते हैं। तो देखिए प्रसव सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा प्रसव क्या होता है, पास्चुरेशन क्या होता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ आफ्टर 9 मंथ्स एम्ब्रियो जो डेवलप हो जाता है तो वह फीमेल यूटेरस से मुख्य रूप से बाहर निकलता है। इसी को क्या कहा जाता है, पास्चुरेशन या डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक है ये किस कंडीशन में मुख्य रूप से होता है, तो देखिए एक एक करके देखिए। प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने से, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन पूरा। सिग्नल फॉर पास्चुरेशन ऑरिजिनेट ड्यू टू प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, ये गलत है, उल्ब तरल द्वारा दाब पड़ने से, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के मुक्त होने से, ये भी नहीं होगा। थर्ड नंबर का है स्तन ग्रंथियों का विभेदन, ये भी नहीं होगा। फुली मैच्योर फीटस यानी कि पूर्ण विकसित जैसे ही गर्भ हो जाता है अर्थात एम्ब्रियो में जो बच्चा पलता है तो वह मुख्य रूप से फुली डेवलप हो जाता है, फुली मैच्योर हो जाता है, तो वैसे ही संकेत मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। तो 22 का होगा पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरासित। 23 द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म टेक्स प्लेस बाय, द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म टेक्स प्लेस बाय, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तन होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, यही आंसर राइट है। यानी स्पर्मियोजेनेसिस में क्या, देखिए आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस में मुख्य रूप से सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटिड का बनना, दो घटनाएं होती हैं, स्पर्मेटिड का बनना और देन स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो स्वाभाविक है स्पर्मियोजेनेसिस ही सही है। फिर आता है 24 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बर्थ कंट्रोल मेथड, निम्न में से जन्म नियंत्रण की कौन सी एक विधि है। जन्म नियंत्रण की मुख्य रूप से जन्म को संख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जब जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, तो नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी मेथड हो सकती है, IVF। देखिए IVF तो मुख्य रूप से सीधे सीधे ये है कि किसी महिला में मुख्य रूप से गर्भ नहीं होता है या फर्टिलाइज नहीं होती है एग उसका, या बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे क्या किया जाता है, इन विट्रो फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन ट्यूब से एग को बाहर निकाल लिया जाए और स्पर्म को एक ट्यूब में डाला जाए, जिसके फलस्वरूप जो बच्चा डेवलप होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी ये तो बच्चा पैदा करने वाली मुख्य रूप से मेथड हो गई। गिफ्ट भी वही मेथड है। और IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी कि यही इसका आंसर है मुख्य रूप से जो बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करती है। तो 24 का थर्ड आंसर जो है वह बिल्कुल मुख्य रूप से राइट है। आप देखें 25 नंबर का, अप टू हाउ मैनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी द MTP इज कंसीडर्ड सेफ, क्या बताया जाता है, MTP मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, यानी कि कितने वीक तक, मतलब चिकित्सीय सगर्भपात समापन को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है। मतलब गर्भ ठहर गया, फीमेल
फर्टिलाइज हो गई, अब उसका एमटीपी करना है अर्थात बच्चे को गिराना है, तो वह किस मंथ तक मुख्य रूप से गिराया जा सकता है जो सुरक्षित होगा। तो स्वाभाविक है 6 वीक यानी कि 1.5 मंथ का, 8 वीक यानी कि मुख्य रूप से ये कहा जाए 2 मंथ का, फिर आता है 12 वीक। तो 12 वीक मुख्य रूप से बताया जाता है कि ये कितना हो गया 3 मंथ। यानी एमटीपी की जो प्रोसेस है, एमटीपी की प्रोसेस है 6 मंथ वीक में करते हैं, 8 वीक में करते हैं तो बहुत ही सुरक्षित होती है। 6 वीक में तो गोलियों के द्वारा भी मुख्य रूप से किया जा सकता है, 8 वीक में तो 12 वीक तक मुख्य रूप से एमटीपी सुरक्षित रहती है फीमेल के लिए। 12 वीक तक मुख्य रूप से एमटीपी सुरक्षित रहती है फीमेल के लिए, तो ये ध्यान में रखा जाए। अप टू हाउ मैनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी द एमटीपी इज कंसीडर्ड सेफ। कितने वीक तक रहती है सेफ? 12 वीक तक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड, 26 नंबर का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड बाई एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या मेथड होती है भाई? एमनियोसेंटेसिस में सीधे सीधे सेक्स का डिटर्मिनेशन को देखते हैं कि सेक्स कौन सा पल रहा है, या फिर उस सेक्स में कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, उस कंडीशन को देखा जाता है। तो स्वाभाविक है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और सेक्स डिटर्मिनेशन को देखा जाता है। तो आंसर देख लीजिए, इसमें कोई ना कोई होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के आनुवांशिक रोग, इसका पता किया जाता है। डिसीज ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के रोग का मुख्य रूप से पता किया जाता है। हार्ट डिसीज, हृदय रोग का पता किया जाता। ऑल ऑफ दीज, ये सभी, यानी कि मुख्य रूप से 26 का फर्स्ट नंबर का जो आंसर है जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के आनुवांशिक रोग ही बिल्कुल सही आंसर है। 27 सहेली इज एन, सहेली, देखिए आ गया, लड़कियों की जो फ्रेंड्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सहेली। तो स्वाभाविक है कि यह भी मुख्य रूप से लड़कियों की एक सहेली है कि सपोज दैट कि सुरक्षित सेक्स करने के बाद भी मुख्य रूप से यदि संतान होती है तो उस समय मुख्य रूप से क्या किया जाए, कौन सी टैबलेट का यूज किया जाता है? तो सहेली इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां हैं। इनको मुख्य रूप से मुख के द्वारा खाया जाता है, इस वजह से मुख्य रूप से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी मुखी गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। तो यही आंसर सही हो गया, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए 28 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, निम्न में से कवक जन्य यौन संचरित रोग है। तो देखिए पढ़िए रोगों को। फर्स्ट सिफिलिस, ट्राइकोमोनियसिस, जेनाइटल हर्पीस और कैंडिडियासिस। तो पहली जो डिसीज है वह मुख्य रूप से फंगल डिसीज है, अर्थात फंगस के द्वारा ही होती है, जो ट्रांसमिटेड डिसीज है, अर्थात एसटीडी डिसीज के रूप में जानी जाती है। किस डिसीज के रूप में जानी जाती है? एसटीडी डिसीज के रूप में जानी जाती है। तो कौन सी डिसीज है फंगस के द्वारा? इन चारों में जो दुई है, सिफिलिस डिसीज है, सिफिलिस। द कॉज ऑफ स्टेरिलिटी में भी, बंध्यता के कारण होते हैं, बंध्यता के कारण। 29 नंबर को देखिए, द कॉज ऑफ स्टेरिलिटी में भी, तो बंध्यता के क्या कारण होते हैं? बंध्यता पहले आपको पता होना चाहिए कि संतान पैदा ना कर पाना, यानी संतान मेल के द्वारा ना पैदा कर पाना या फीमेल के द्वारा पैदा ना कर पाना, दोनों ही कंडीशन में मेल जब पैदा नहीं कर पाता तो उसको मेल स्टेरिलिटी कहा जाता है, और फीमेल जब पैदा नहीं कर पाता तो उसको फीमेल स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें फिजिकल एंड कॉन्जेनाइटल, शारीरिक व जन्मजात प्रॉब्लम हो, तो ये भी आंसर सही है आपका कि फिजिकल या कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है, शारीरिक या जन्मजात प्रॉब्लम होती है, तो उस स्थिति में भी मुख्य रूप से पैदा नहीं कर पाते हैं संतान। पैथोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल, यानी कि पैथोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल रोगजन्य
या प्रतिरक्षात्मक स्थिति में भी मुख्य रूप से संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। यदि कि किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजिकली डिसीज है या इम्यूनोलॉजिकल है तो उस स्थिति में भी मुख्य रूप से, मनोवैज्ञानिक स्थिति साइकोलॉजिकल स्थिति में भी मुख्य रूप से संतान पैदा नहीं कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल स्थिति में भी संतान पैदा नहीं कर सकते, अर्थात द कॉज ऑफ स्टेरिलिटी में भी बंध्यता के कारण होते हैं, यानी कि 29 का 4th नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर मैन इज, पुरुष के लिए स्थायी गर्भ नियंत्रण उपाय है। पुरुष के लिए विशेष तौर पर स्थायी तौर पर विदाउट कंडोम, कंडोम वगैरह ना लगाया जाए, तो उस समय फीमेल भी कुछ यूज ना करे। यहाँ बात चल रही है पुरुष की, यानी कि मेल की बात चल रही है। तो मेल के लिए मुख्य रूप से कौन सी स्थिति है जो स्थायी तौर पर गर्भ नियंत्रण कर सकती है? तो ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रोसेस है। फेलोपियन ट्यूब उसको कट करके बेंड कर दिया जाता है। डायफ्राम, तो ये एक बॉडी डिवाइडेड पार्ट है, यानी कि नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन, ऊपर वाला पार्ट थायरॉक्स, तो ये भी नहीं है। बेसोक्टोमी, यानी वास्ट डिफरेंस को काट कर बेंड कर दिया जाए, वास्ट डिफरेंस को काट कर बेंड कर दिया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? बेसेक्टोमी कहा जाता है। तो पुरुषों में यही स्थायी तौर पर गर्भ नियंत्रण उपाय है, यानी 30 का जो आंसर होगा वह है 3rd नंबर का वेसेक्टोमी, यानी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर मैन इज वेसेक्टोमी। तो बच्चों आपने देखा कि जैसे मुख्य रूप से आज 30 MCQ आपको बताए गए हैं और एक एक MCQ के सभी चारों ऑप्शंस लेकर समझाए गए कौन सा आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये यदि आप 30 MCQ तैयार कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट के, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से जो आपके 12th स्टैंडर्ड में किसी भी स्टेट में जो क्वेश्चन किया जाता है MCQ से रिलेटेड, इन्हीं में से संभवतः मुख्य रूप से आ जाएगा। इसके अलावा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाने के चांस रहते हैं।